हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बीपीएससी की एग्जामिनेशन पहले हुई उसके क्वेश्चंस, जिससे हम लोग कुछ फिर से कॉन्सेप्ट बनाएंगे और समझेंगे इन क्वेश्चन की वजह से हम और अधिक क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमारा है वो है राजकोषीय घाटा क्या, इस पर पूछा गया था, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम कॉन्सेप्चुअल था कि आपको राजकोषीय घाटा जानना पड़ेगा कि क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था उसके फैक्ट से कि प्रभावी राजस्व घाटा किस बजट में आया था। तो इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि प्रभावी राजस्व घाटा, ये एक नया वर्ड, जब रेवेन्यू डिफिसिट को डिस्क्राइब किया गया था बजट में तो एक नया नाम आया था प्रभावी राजस्व घाटा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है आपका, क्योंकि ऐसा हुआ था कि बजट को डिस्क्राइब करते समय या आप कह लो कि भारत की ग्रोथ को डिस्क्राइब करते समय एक इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन तो आपके बीपीएससी 2019 65वीं का क्वेश्चन है। तो तीन क्वेश्चन से तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग और समझेंगे कि इस तीनों क्वेश्चन की मदद से हम और अधिक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो पहला देखो, डाटा से समझाना चाहेंगे हम भी पहले आपको इस घाटा को। राजकोषीय घाटा जो है, यानी जो हम लोग कहते हैं कि बजट जो हमारा बनता है वो जनरली घाटा में रहता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझ लो पहले कि घाटा में क्यों रहता है। बजट जब सरकार बनाती है तो बजट जो हम लोग बनाते हैं अपने घर में, दोनों में बजट में अंतर होता है। सरकार की बजट जो होती है वो खर्च ओरिएंटेड होती है, मतलब एक्सपेंडिचर पर वो फोकस करती है, और हम लोग जो बजट बनाते हैं अपने घर में वो हम लोग अपने इनकम पर फोकस रखते हैं। मींस क्या होता है कि अगर हमारी इनकम 100 रुपये की है तो हम लोग चाहते हैं कि उसी 100 रुपये में अपने खर्चे को कर ले और कुछ अगर सेविंग भी कर सकते हैं तो कर ले। बट हम अपना कभी बजट इस तरीके का नहीं बनाएंगे कि अगर हमारा इनकम 100 रुपया है तो हम 110 रुपया का बजट बना ले, क्योंकि हम लोग इनकम ओरिएंटेड है। बट सरकार जो बजट बनाती है वो बनाती है खर्च ओरिएंटेड, कि हमें खर्च कितना करना है और जितना उन्हें खर्च करना है उसके अकॉर्डिंग वो इनकम चाहती है, और वो इनकम उसे कभी मिल नहीं पाता है। अगर क्वेश्चन कभी मान लो पूछ दिया, दिमाग में कभी आ जाए तुम्हारे कि सरकार का बजट घाटा में ही क्यों रहता है, तो मान लो कि चलो सरकार का बजट घाटा में नहीं हो, सरकार सरप्लस में चल गई, सरकार चली गई, मतलब क्या हुआ कि सरकार का जो इनकम है, मान लो वो इनकम जो है वो मोर देन हो जाए उसके एक्सपेंडिचर के। इसका मतलब समझो क्या है, पैसा जो सरकार ला रही है, पैसा सरकार ला के क्या करेगी, देश का डेवलपमेंट करेगी। अगर कोई सरकार ये बात बोलती है कि मेरे पास पैसा ही बच जा रहा है, तो क्या उस देश में डेवलपमेंट के और कोई काम नहीं बचे हैं? क्या उस देश में अब कहीं पर कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां पे खर्च की जा सकती है? तो ऐसा संभव कभी नहीं होगा। यानी कि आप सरप्लस में कभी जा ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा जो रहेंगे वो हमेशा आपका एक्सपेंडिचर मोर देन रहेगा इनकम के। सो भारत जो भी सरकार हो उसकी जो बजट होती है वो हमेशा रहती है घाटे की, जिसे हम लोग कहते हैं डिफिसिट। यानी हमारा जो बजट है वो ऑलवेज डिफिसिट में रहेगा। तो बजट डिफिसिट में क्यों रहेगा ये तो हम लोग समझ गए। अब समझो कि डिफिसिट में जो बजट रहता है तो वो किस प्रकार से उस डिफिसिट को, उस घाटे को हम लोग नाम देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजकोषीय घाटा, तो यहां पर आपको 4 तरह का घाटा मिलेगा। एक मिलता है बजटीय घाटा, दूसरा मिलेगा राजकोषीय घाटा, तीसरा मिलेगा आपको रेवेन्यू राजस्व घाटा, और चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा प्राथमिक घाटा। घाटा को कैसे डिफाइन करेंगे? घाटा डिफाइन होता है, जब हमने बताया भी था आपको क्लास में, उसका लिंक हमने नीचे डाला भी है, वो जरूर देख लेना गवर्नमेंट बजट को। और इसके पहले जो सेशन था क्वेश्चन पेपर वाला, उसमें भी 2nd नंबर जो क्लास हुआ था वो उसमें सरकार के बजट को ही समझाया गया था, तो वो जरूर देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर। तो जो सरकार का पैसा लाने का और खर्च करने का तरीका है वो बटा था 2 पार्ट में। एक था आपका राजस्व, दूसरा था आपका पूंजीगत, यानी कि एक हम लोग उसको बोलते थे कैपिटल और दूसरा बोलते थे रेवेन्यू। ध्यान से समझ लो इस चीज को। कैपिटल को हिंदी में कहा जाता है पूंजीगत और रेवेन्यू कहा जाता है राजस्व। एक दिमाग में फिर से रिकैप करवा देते हैं कि दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना। कैपिटल रेवेन्यू में अंतर को पहचानना हो तो सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जो खर्च आपको करने से आगे भविष्य में चलकर कुछ वापस रिटर्न मिलेगा वो कहलाएगा कैपिटल।
और जो खर्च करने से आपको भविष्य में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, या वैसा खर्च जो सर्टेन इंटरवल पर आपको करते रहना पड़ेगा बट रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको कहा जाता है रेवेन्यू। इसके लिए आप हमारे पुराने क्लास को जरूर देख लो, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। हम एक डाटाबेस आपको यहां पर रख रहे हैं बजट को, सॉरी घाटा को समझने के लिए। दो तरह का, अगर मान लो बैलेंस शीट लिखाएगा तो कैसे लिखाएगा कि आपकी प्राप्ति क्या क्या हुई और आपका खर्च क्या क्या हुआ। तो हमने यहां पर एक तरफ प्राप्ति को लिखा कि आप कितना प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका रिसिप्ट है और ये आपका खर्च है, यही आपका खर्च है, यही आपका होगा एक बजट शीट अगर बनाना चाहो तो प्राप्ति में अगर हम बात करें तो देखो कैसे कैसे प्राप्ति लिए। दो तरह की प्राप्ति हो सकती है, राजस्व की प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति। दो तरह की प्राप्तियां होगी आपको, कैपिटल रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कैपिटल रिसिप्ट बहुत ही कम होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो हम कर्ज लेते हैं वो कहलाता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो मान लो कि 90,000 आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट आपका 10,000, ये करोड़ में दिया हुआ है। तो टोटल रिसिप्ट आपका कितना हो गया, 1,00,000 करोड़। ये आपका टोटल रिसिप्ट हो गया, जिसमें पूंजीगत में हमने लिख दिया केवल कि ये आपका बाजार ऋण ही है, मार्केट से जो हमने पैसा उठाया वही मेरा केवल 10,000 करोड़ रुपया है। तो ये हो गया आपका पूंजीगत, इस तरह से हमने प्राप्त किया। अब आ जाओ खर्च पर। तो खर्च बटेगा दो तरीके से, एक होगा आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फिर कैसे बटेगा, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसी हिसाब से अगर बांटा जाए तो नॉन प्लान में हमने लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो ले लिया हमने 90,000 करोड़, जिसमें ब्याज जो आप पे कर रहे हो, अगर उस सेशन को देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि ब्याज भुगतान जो होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आपने ब्याज में 50,000 करोड़ खर्च किया। फिर आपका प्लान नॉन प्लान में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो नॉन प्लान में रेवेन्यू ले लिया हमने, नॉन प्लान में हमने कैपिटल ले लिया। अब आ जाओ प्लान में। प्लान में हमने पहले कैपिटल खर्च लिया 50,000 करोड़, अब प्लान में हमने लिया रेवेन्यू खर्च 10,000 करोड़। इस तरीके से मेरा खर्च 4 तरह का बन गया, नॉन प्लान में 2 और प्लान में 2 बन गया। कुल राजस्व खर्च, यानी मान लो कि रेवेन्यू को केवल जोड़ दें तो रेवेन्यू, नॉन प्लान रेवेन्यू और प्लान रेवेन्यू ये दोनों जुटेगा 4 नंबर और 7 नंबर, यानी 4 और 7 को जोड़ दिए तो हमारा क्या निकल गया, टोटल राजस्व खर्च, यानी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जोड़ देंगे 10,000 और 90,000, 1,00,000 आपका आ जाएगा, 1,00,000 करोड़ रुपया। वैसे ही हम निकाले कुल पूंजीगत कैपिटल रेवेन्यू आपका खर्च कितना हुआ, तो कौन कौन जुटेगा, 5 जुट जाएगा और 6 जुट जाएगा, यानी 5 + 6 जोड़ दिए तो मेरा निकल गया टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का, तो क्या हो जाएगा, 8 + 9 कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल खर्च। इस प्रकार से हमने निकाला टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ बजट को डिफाइन, घाटा को डिफाइन करते हैं। पहला घाटा जो आपका कहलाता है वो कहलाता है बजटीय घाटा। बजटीय घाटा, बजटीय घाटा को बजटीय घाटा को जब हम डिफाइन करेंगे तो सीधा सीधे दिमाग में बैठा करना, बजटीय घाटा का मतलब क्या होता है, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय। कुल प्राप्ति आपकी कितनी हुई, कुल प्राप्ति आपकी कितनी हुई, अब माइनस कुल व्यय आपका कितना हुआ। तो कुल प्राप्ति 1,00,000 करोड़, कुल खर्च 1,75,000 करोड़, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर कॉलम माइनस हो जाएगा 10 नंबर कॉलम, कितना आया, -75,000 करोड़, यानी कि ये आपका माइनस में आया, यानी ये क्या हो गया, आपका घाटा हुआ। इसको कहते हैं हम लोग बजटीय घाटा। बजट जब बना तो हमने टोटल कितना प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, कोई मीनिंग नहीं है, कौन टाइप का है कोई मीनिंग नहीं है, हमारा बस एक ही मतलब है इसमें बजटीय घाटा मतलब कि टोटल हमने कितना पैसा लाया और टोटल हमने कितना पैसा खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड बजटीय, आपका बजटरी डिफिसिट। तो अगर इसको देखोगे तो यहां देखो पहला ऑप्शन आपका यही है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी ये किसका डिफिनेशन था, ये डिफिनेशन दिया हुआ था आपको बजटीय घाटा का। चलो अगला टाइप पर आते हैं, दूसरा टाइप पर। दूसरा है हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जिसे कहा जाता है फिस्कल डिफिसिट।
फिजिकल डिफिसिट को ध्यान देना। फिजिकल डिफिसिट कहता है कि बजट वाला घाटा जो आपका है, ये वाला बजटीय घाटा, वो अब माइनस मतलब उसको लो, बट उसमें सरकार जो ऋण लेके घाटा ली मतलब बनाई, जैसे मतलब समझो कि यहां पर हमने दो तरह की प्राप्तियां ली, एक 90,000 और एक 10,000। ये जो प्राप्ति है ये आपका कहां से आया? मार्केट से आया। ये प्राप्ति कहां से आया? आपका मार्केट से आया। तो इस प्राप्ति को छोड़ दो, ऋण को छोड़कर, ऋण को छोड़ दो, यानी कि आपकी कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्ति इसमें कर दो ऋण को, बाजार ऋण को छोड़ दे, माइनस बाजार ऋण, ये हो गया आपके कुल प्राप्ति, और इसमें घटा दो अपना कुल खर्च को, इसमें घटा दो कुल खर्च को। तो ये आपका जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका फिजिकल डिफिसिट। मतलब क्या होगा, मीनिंग समझो उसका। राजकोषीय घाटा, फाइनली राजकोषीय घाटा मींस क्या हो रहा है कि आप बाजार से ऋण जो ले रहे हैं उसको आप अपने इनकम में नहीं जोड़ सकते हैं, वो आपका इनकम नहीं है, वो तो आप कर्जा लिए हैं जिसको आपको कहीं ना कहीं वापस करना पड़ेगा। तो उस प्रकार के प्राप्ति को छोड़कर बात करें तो इसको या तो ऐसे लिखो, या अगर हम मान लो घाटा जो कि हम पॉजिटिव में ही लेना चाहें तो क्या लिखेंगे? कुल खर्च, अब माइनस करेंगे तो कुल प्राप्ति, अब प्लस हो जाएगा क्या आपका? बाजार ऋण। ये कहलाया आपका बजटीय घाटा, इसको लिखेंगे हम लोग बजटीय घाटा, अब प्लस बाजार का ऋण। चूंकि घाटा ही लिखा रहा है तो आपका वो डाटा प्लस में हमारा आएगा। तो बजटीय घाटा हमारा कितना का था? 75,000 का था, 75,000 करोड़ का था। अब प्लस बाजार ऋण कितना आपने लिया? 10,000, कितना आ जाएगा आपका? 85,000। ये आपका कहलाया राजकोषीय घाटा। तो अपने ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण अथा दायित्व, यही आपका होगा राजकोषीय घाटा का डिफिनेशन। तो ये हुआ हमारा दो प्रकार का घाटा। फिर तीसरा तरह का जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट। तो रेवेन्यू डिफिसिट सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट है कि राजस्व की बात करो अब, कि राजस्व में कुल आपका खर्च कितना हुआ और राजस्व में आपका कुल प्राप्ति कितना हुआ। तो राजस्व हमने निकाला था 8 नंबर, तो कुल राजस्व खर्च, कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, यही होगा आपका। तो कुल राजस्व खर्च कितना है आपका? 1 लाख करोड़ का, यानी 1 लाख करोड़, अब माइनस कुल राजस्व प्राप्ति आपकी कितनी है? 90,000 करोड़ की, यानी 90,000 करोड़ कितना आ गया? 10,000 करोड़। ये हो गया आपका राजस्व घाटा। तो राजस्व देखो यहां दिया हुआ है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, यानी ये किसका डिफिनेशन दिया हुआ था? ये डिफिनेशन दिया हुआ था राजस्व घाटा का। चौथा तरह का जो आपका है घाटा, वो ध्यान देना, वो होता है आपका प्राथमिक घाटा। ध्यान से समझो, सबसे खतरनाक घाटा यही है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो हमने निकाला था फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को हटा दो, माने आपको कितना ब्याज देना है उसको हटा दो। ब्याज भुगतान कितना था मेरा? 50,000 करोड़ का था। तो इसको लिखोगे इसका डिफिनेशन कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, आपको कितना ब्याज देना है। ध्यान से समझना, ये एक घाटा का मतलब समझो। राजकोषीय घाटा में हमने क्या लिया था, याद करो। राजकोषीय घाटा में हमने जो बाजार से ऋण ले रहे हो उसको हमने प्राप्ति में नहीं जोड़ा था। याद रखना कि जब राजकोषीय घाटा हम निकाले तो उसमें प्राप्ति में बाजार से ऋण वाले को नहीं जोड़ा गया, और उसके बाद हमने अपना सिंपल सा व्यय माइनस आय किया, हमारा राजकोषीय घाटा निकला। अब बोलता है कि राजकोषीय घाटा में जब तुम प्राप्ति वाला बाजार ऋण नहीं लिए तो वैसे ही बाजार से जो तुम कर्जा लिए हो उसके अगेंस्ट जो तुमको इंटरेस्ट पे करना है उसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो। अब देखो आपका आंसर क्या आता है। तो अगर हम इसको करते हैं तो मेरा राजकोषीय जो घाटा था वो था पहले
85,000, अभी जो हमने निकाला। अब ब्याज अदायगी कितना है 50,000 करोड़, घटा दो इसको तो 5 3 35,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ रुपये जो है ये आपके आए प्राथमिक घाटा में। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए करता है कि मान लो कि राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि चूंकि आप मार्केट से बहुत कर्ज लिए हुए हैं और आपका जो खर्च है वो खर्च मैक्सिमम जो चला जा रहा है वो चला जा रहा है ब्याज के भुगतान में, यानी कि आपका जो प्राथमिक घाटा है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ध्यान से समझना, ये सारा घाटा घटेगा तो अच्छी बात है, बट अगर प्राथमिक घाटा घट गया मतलब क्या हुआ कि आपका जो खर्चा है वो मैक्सिमम खर्च कहां हो रहा है, जाके ब्याज अदायगी पर। यानी ये अगर घटना शुरू हो गया तो मतलब क्या हुआ कि आपके द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, यानी जो खर्चा आपको देश के डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए उसकी जगह आप वो खर्चा को आपको करना पड़ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगी। तो प्राथमिक घाटा को अगर हम बोलेंगे तो हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो आपका हो जाएगा प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, जो आपके इसमें कहीं पर नहीं दिया हुआ है। वैसे यहां बात कर लो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत मतलब क्या हुआ, ये आपका कैपिटल निकला, कैपिटल डिफिसिट निकल के यहां पे, मान लो चलो ऐसे चलते हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं हम, बाजार ऋण को माइनस कर रहे हैं, यही ना है, बाजार ऋण को माइनस कर रहे हैं। तो जब हम कैपिटल व्यय की बात करेंगे तो कैपिटल व्यय ये वाला हुआ, और बात कर रहे हैं कैपिटल ही आपकी प्राप्तियां, कैपिटल ही व्यय, तो हम नन रेवेन्यू को ले ही नहीं रहे हैं, तो ये आपका डिफिनेशन कहीं से भी प्राथमिक का हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से 4 प्रकार के डिफिसिट होते हैं जो हमने यहां पर देखा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, वो है कि प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष आया। तो एक नया नाम यहां पर डाला गया कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। प्रभावी राजस्व घाटा को नया डिफाइन किया गया कि राजस्व जो घाटा आपका है, क्योंकि राजस्व घाटा तो होगा ही, राजस्व घाटा में समझा भी कि राजस्व घाटा क्या था हमारा, कि जो राजस्व प्राप्तियां थी माइनस राजस्व व्यय था। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो डिफाइन किया गया राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। मतलब क्या हुआ कि कैपिटल जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें जो अनुदान दे रहे हैं उसको भी माइनस कर दो, तो उसको घटा दोगे तो वो हो जाएगा आपका प्रभावी राजस्व घाटा, जो 2011-12 के बजट में प्रस्तुत किया गया था। तो हो सकता है आपको ये पूछ दे कि प्रभावी राजस्व घाटा, जैसे ये पूछा गया वैसे ही ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर जो थी वो क्या थी, तो ये बात जो है वो है आपकी 1981 की, 1981 की बात है। प्रोफेसर राजकृष्ण जी थे, ये एक अर्थशास्त्री थे। जब अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, अमेरिकन इकोनॉमिकल एसोसिएशन की, तो उसमें इन्होंने पहली बार हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था। वो क्या था, उसमें भारत का जो ग्रोथ रेट था, जो जीडीपी था, वो 3.5% के आसपास था और ये बहुत स्लोली उठ रहा था। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हिंदुओं में डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है, या कहो कि हिंदुओं का जो वृद्धि दर, जो हिंदुओं की संख्या का वृद्धि दर है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, उसी हिसाब से भारत का जो जीडीपी है वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हिंदू वर्ड का प्रयोग किए थे, जो एज ए एग्जाम्पल उनके द्वारा लिया गया था। यानी कि मुद्रा को डिफाइन करने के लिए कि मुद्रा वृद्धि बहुत स्लो थी, तो इसको वो कंपेयर किए हिंदुओं की संख्या से। हिंदुओं की वृद्धि जो हो रही है, जिस प्रकार से बहुत स्लोली भारत में होते जा रही है, उसी प्रकार भारत में मुद्रा वृद्धि या कहो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो है। सो इसीलिए हिंदू वर्ड का उनके द्वारा प्रयोग किया गया। और आपका जो क्वेश्चन बीपीएससी 65वीं में पूछा गया था हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो वो किसको एक्सप्लेन कर रहे थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे मुद्रा को। सो आपका आंसर जो हो जाता वो हो जाता मुद्रा। इसमें करेंट जो बात है वो भी दिमाग में ढालो
लो, क्योंकि भारत की जीडीपी एक समय 7% से भी ऊपर चली गई थी, तो इसके लिए उनका नया जो वर्ड जो दिया गया वो दिया गया नवीन हिंदू दर। नवीन हिंदू दर, चूंकि हिंदू दर तो वही रह गया, बट आपका जो जीडीपी ग्रोथ था वो बहुत तेजी से इंक्रीज किया, वो 7% के आसपास पहुंच गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इसका नाम दे दिया नवीन हिंदू दर। तो इट में भी पॉसिबल कि अगर आपको इस तरीके से नवीन हिंदू दर भी पूछे कि नवीन हिंदू दर किस से संबंधित है, तो आप कह सकते हो वो आपके मुद्रा से संबंधित है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट के साथ। होप आपको क्लास अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रह सके और आप अपनी तैयारियों को और अच्छी कर सको। थैंक यू।